हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 14। दोस्तों, इसके पहले हम शैक्षिक नियोजन की अवधारणा आवश्यकता के विषय में पढ़ चुके हैं और शैक्षिक नियोजन के प्रकार के विषय में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व और शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व। चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। इसके पहले शैक्षिक नियोजन आवश्यकता और शैक्षिक नियोजन की अवधारणा, और दूसरे में हमने पढ़ा था शैक्षिक नियोजन के प्रकार, और आज हम पढ़ रहे हैं शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। दोस्तों, शैक्षिक नियोजन इसके पहले हम देख चुके हैं कि शैक्षिक नियोजन है क्या। तो शैक्षिक नियोजन का मेन पर्पज क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, कह सकते हैं जो आपके शिक्षण संस्थाएं हैं या फिर जितने भी, चाहे वो, अगर हम बात करें एक शिक्षक की शैक्षिक नियोजन की, तो वो शिक्षक जो शैक्षिक नियोजन करता है या पाठ्य योजना का निर्माण करता है वो अपने शिक्षण कार्य से पहले करता है। सेम यही कंडीशन शैक्षिक प्रशासन के लिए भी होता है कि वो अपने जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको निर्देश देने के लिए शैक्षिक नियोजन का सहारा लेता है कि किस तरह से वो अपने शैक्षिक नियोजन के माध्यम से अपने जो भी शिक्षण संस्थान है उनको निर्देश दे सके, उनको कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर शिक्षा के लक्ष्यों उद्देश्यों का ध्यान केंद्रित करने के लिए शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। शिक्षा के उच्च अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करने में शैक्षिक नियोजन की विशेष आवश्यकता और महत्व है। प्रायः नियोजन की प्रत्येक क्रिया लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होती है, अतः प्रत्येक प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपना सहयोग देते हैं तथा विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों को अन्य विभागों से पूरक बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए शैक्षिक नियोजन इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उसकी पहली क्या प्राथमिकता है कि उसकी अपनी एक योजना बनाई जाए। तो ये योजना विभागाध्यक्षों के माध्यम से, प्राचार्यों के माध्यम से और उच्च अधिकारियों के माध्यम से बनाई जाती है। नियोजन ही एक ऐसा प्रकाश युक्त स्तंभ है जो उसे लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए किस तरह से लक्ष्यों के उद्देश्यों की पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम देखें दूसरा, अनिश्चितता का सामना करना। जो भी अनिश्चितता आती हैं शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य को पूर्ण करने में, उनका सामना कैसे किया जाए, ये शैक्षिक नियोजन सिखाता है, जिसमें लक्ष्यों के प्रति केवल भ्रम, संदेह, आशंकाएं तथा जोखिम की दृष्टि बनी रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यवस्थापक को हमेशा अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन अति आवश्यक है क्योंकि यहाँ नागरिकों का निर्माण होता है, यहाँ भक्ति नागरिकों का निर्माण होता है। एक तरह से जो भी अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प होते हैं, ऐसे नागरिकों का निर्माण करने के लिए भी हम कह सकते हैं आपके शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता होती है, जिससे आपके जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनमें जो अनिश्चितता आती है, जो एक तरह से भ्रम होते हैं, संदेह होते हैं, आशंकाएं होती हैं, जोखिम की दृष्टि से जो डर बना होता है वो काफ़ी दूर चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए अनिश्चितता का सामना करने के लिए भी आपको शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3, नियंत्रण में सुगमता। नियोजन के माध्यम से प्रबंधक अपने कर्मचारियों की क्रियाओं तथा गतिविधियों पर सरलता से नियंत्रण कर सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, एक क्रमबद्ध नियोजन अगर होता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक क्रम निर्धारित होता है, तो उस क्रम के माध्यम से जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो अपने कर्मचारियों पर कंट्रोल कर लेते हैं और उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखते हैं। बजट जो नियोजन का अंग है के द्वारा इस नियंत्रण को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो बजट बनाया जाता है शैक्षिक नियोजन के लिए, तो उसमें उस शैक्षिक नियोजन की वजह से ही एक तरह से उस पर कंट्रोल किया जाता है कर्मचारियों पे,
बजट किसी भी संस्था या उपक्रम के लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। बजट वित्तीय व्यवस्था का साधन होते हैं जो नियोजन के प्रत्येक कार्य पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर शैक्षिक नियोजन में एक तरह से बजट भी पता चल जाता है कि कितना खर्च होने वाला है। तो उस शैक्षिक नियोजन के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था का साधन होने से नियोजन के प्रत्येक कार्य पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 हम देखते हैं पूर्णता का ज्ञान। नियोजन के कारण किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने में अनावश्यक विलंब नहीं होता। इससे अव्यवस्थित क्रियाएं सुधर कर व्यवस्थित हो जाती हैं और किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। अतः नियोजन संगठन को प्रभावी बनाने का उत्तम साधन बन सकता है क्योंकि इसमें पूर्णता का ज्ञान देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें पूर्णता का ज्ञान किस तरह से होता है। किसी भी शैक्षिक नियोजन करने से किसी भी क्षेत्र में अगर हम कहें तो नियोजन करने से एक आंकड़ा पता चल जाता है, एक बजट पता चल जाता है और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो पता चल जाती हैं। तो जिसकी वजह से नियोजन संगठन को प्रभावी बनाने का उत्तम साधन बन जाता है क्योंकि इसमें पूर्णता का ज्ञान देखने को मिलता है। तो पूर्णता का ज्ञान का सारांश यहाँ पे क्या है कि जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो सारी चीज़ें एक तरह से क्रमबद्ध रूप में सामने आ जाती हैं। तो जिसकी वजह से पूर्णता प्राप्त होती है। नंबर 5 हम देखें संगठन को प्रभावी बनाने हेतु नियोजन का प्रमुख कार्य संगठन को प्रभावी बनाना है। यह नियोजन के कारण सुव्यवस्थित और अपूर्ण बन जाता है। अर्थपूर्ण की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखें जो नियोजन का प्रमुख कार्य होता है वो संगठन को प्रभावी बनाना होता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए जो संगठन निर्धारित होते हैं उसको प्रभावी बनाने के लिए भी शैक्षिक नियोजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह नियोजन के कारण अगर हम देखें तो नियोजन के कारण ही सुव्यवस्थित और अर्थपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके द्वारा दोहरी क्रियाओं की समाप्ति होती है। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर दोहरी क्रियाओं का क्या मतलब, सुव्यवस्थित भी होता है और अर्थपूर्ण भी होता है और इसके साथ साथ अपव्यय पर भी रोक लगता है। अपव्यय का क्या मतलब, यहाँ पे जो भी फिजूल खर्च हो रहा है उस पे एक तरह से कंट्रोल होता है कि कहाँ कहाँ, जब एक क्रमबद्ध तरीके से एक नियम और एक तरह से हम कह सकते हैं एक व्यवस्थित तरीके से जब नियोजन होता है तो उसमें बजट कितना है ये भी पता चल जाता है। तो बजट कहाँ कहाँ कितना हो रहा है, किस वे में हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इस वजह से जो भी अपव्यय होने वाला रहता है वो अपव्यय मितव्यय में बदल जाता है। तो इसका मूल कारण यह है कि नियोजन द्वारा विभिन्न कार्यों के मध्य समन्वय तथा एकता का कार्य सरलता से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें मितव्ययता प्राप्त करने हेतु प्रत्येक प्रशासन का वह प्रमुख ध्येय होता है कि अपव्यय तथा दोहरा व्यय किसी प्रकार का ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें नियोजन करने से जो भी अपव्यय था वो मितव्यय हो जाता है क्योंकि जो फिजूल खर्च होता है वो पता चल जाता है। दूसरे शब्दों में लागत में कमी लाना इसका लक्ष्य होता है। किसी भी तरह से कम लागत में अधिक बेनिफिट किस तरह से उठाया जाए ये चीज़ें पता चल जाती हैं और इसके लिए वह संचालन व्यय तथा लागत व्यय में फिजूल खर्ची को रोकने का प्रयास करता है। और यह सब तभी संभव है जब नियोजन द्वारा उपलब्ध साधनों का सदुपयोग हो। इसमें विभिन्न क्रियाओं का समन्वय किया जाता है और समस्त निर्णय विवेकपूर्ण विचार विनिमय के बाद लिए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही मितव्ययता प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो जहाँ पर फिजूल खर्च होती है वहाँ पर बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए विचार पूर्वक विनिमय के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप ही मितव्ययता प्राप्त होती है। तो दोस्तों अगर आगे हम देखें शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। शैक्षिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1 है शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को सर्वप्रथम निश्चित करना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जो भी शैक्षिक लक्ष्य हैं, जो भी शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको निश्चित करना। नंबर 2 हम देखें यह तय करना है कि नियोजन देश की आवश्यकताओं को कहाँ तक पूर्ति कर रहा है। तो दोस्तों
इस नियोजन के माध्यम से ये देखा जाता है कि कहाँ तक ये नियोजन देश की आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है, कि देश में जो भी चीज़ों की आवश्यकता है उस शिक्षा के लिए, जिससे देश विकास की तरफ बढ़े, देश में खुशहाली आए, तो उसके लिए ये कहाँ तक सिद्ध है, कहाँ तक कारगर है, तो इसके लिए ये नियोजन देखा जाता है। नंबर 3 हम देखें, शिक्षा का समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में योगदान निश्चित करना। जो भी इस तरह से शैक्षिक नियोजन है उसमें जो भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो निश्चित करता है शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत। नंबर 4 हम देखें, शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधनों की जांच करना। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि ये वित्तीय साधन कहीं तक हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। उपलब्ध साधनों को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बांटना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो भी आवश्यकता पूर्ति के लिए साधन है उनकी जांच करना, और इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि वित्तीय साधन कहाँ तक हमारे शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण करें। जो भी साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं वो साधन कहाँ तक हमारे देश की वित्तीय सहायता कर रहे हैं या हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं, या उपलब्ध साधनों को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बांटना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। नंबर 5 हम देखें, शिक्षा के अपव्यय को रोकना तथा क्रियाओं में मितव्ययिता लाना। जो भी फिजूल खर्च हो रहे हैं उसमें मितव्ययिता लाना, जहाँ भी जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से ही बजट पे धन खर्च किए जाएं। नंबर 6 हम देखें तो शिक्षा को प्रक्रिया का ऐसा रूप देना कि वह उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रभावशाली ढंग से प्रभावी सिद्ध हो। तो शिक्षा को इस तरह से, उसके उद्देश्य को इस तरह से प्राप्त करने के लिए इतना प्रभावशाली बनाया जाए कि वो अपनी उद्देश्य को सही ढंग से प्राप्त कर पाए, और इसके अंतर्गत पुराने तथा परंपरागत ढंग को त्याग कर शिक्षा प्रक्रिया को गतिशील तथा नवीन बनाने की संभावनाओं को निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों, जो प्राचीन परंपराएं या प्राचीन ढंग रहे हैं उनको त्याग करके नए एक गतिशील तरीकों को अपनाया जाता है, जिसकी वजह से जो नई नई संभावनाएं हैं और देश की जिससे उन्नति हो सके, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से लाने का प्रयास किया जाता है, शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण किया जाता है। नंबर 7 देखें, यह तय करना कि नियोजन देश की समस्याओं का कहाँ तक पूर्ति करता है। तो दोस्तों, जो भी देश की समस्याएं हैं शिक्षा के माध्यम से, नियोजन के माध्यम से उसको पूर्ण करना, जो भी देश की समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए शिक्षा किस तरह से कारगर हो सकती है, ये सारी पूर्व नियोजित क्रियाएं शैक्षिक नियोजन के माध्यम से ही संभव है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें शैक्षिक नियोजन किस तरह से शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अपने समस्त आयामों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इसी तरह से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।